हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए डेली की तरह ऊर्जावान थॉट्स जो आपको अंदर से मोटिवेट बनाए रखे। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होते। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कहने का मतलब है, यदि आप एग्जामिनेशन गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको उसमें सफलताएं हासिल हो रही हैं, तो निराश मत होइए, मेहनत कीजिए और बेटर करने की कोशिश कीजिए। एक न एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं EWS के लिए आरक्षण चर्चा में क्यों है, उसकी हम बात करेंगे। हाल ही में भारत के महान्यायवादी ने स्पष्ट किया कि समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों अर्थात EWS के लिए 10% आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन नहीं करता है। सरकार का दृष्टिकोण क्या सरकार का दृष्टिकोण है? अन्य वर्गों के आरक्षण का हनन नहीं, अर्थात EWS आरक्षण पिछड़े वर्गों यानी अनुसूचित समुदायों और OBC के लिए पहले से मौजूद 50% आरक्षण के अलावा स्वतंत्र रूप से दिया गया था। महान्यायवादी ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया कि EWS आरक्षण से पिछड़े वर्गों का बहिष्कार भेदभाव के समान है, क्योंकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से आरक्षण प्राप्त हुआ है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सदस्यों को संविधान के तहत कई लाभ दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 16(4)(a) पदोन्नति के लिए विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 243(d) पंचायत और नगरपालिका सीटों में आरक्षण, अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण शामिल है। तो EWS से संबंधित आर्टिकल जो हैं 16(4)(a) जिसमें पदोन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243(d) पंचायत और नगरपालिका सीटों में आरक्षण, अनुच्छेद 330 लोकसभा में आरक्षण और अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। यदि आपसे पूछा जाए ये सब आर्टिकल किससे संबंधित है, तो EWS आरक्षण से संबंधित है। कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक पहल क्या है? पिछड़े वर्गों अर्थात OBC के लिए आरक्षण और अब EWS आरक्षण को न्यायालय द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए राज्य के एकल दृष्टिकोण के रूप में माना जाना चाहिए। सामान्य श्रेणी में कुल जनसंख्या का 18.2% EWS से संबंधित था और नीति आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले बहुआयामी गरीबी सूचकांक को संदर्भित करता है, जो जनसंख्या का लगभग 350 मिलियन अर्थात 3.5 करोड़ है। संविधान प्रदत्त है। OBC संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण, OBC, SC और ST के लिए आरक्षण EWS आरक्षण के अलावा अलग अलग ढांचे के अंतर्गत आता है और यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उदाहरण, सरकार द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की वैधता प्रदान किया था। न्यायालय ने माना था कि 2009 का अधिनियम वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं सहित सभी बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है, जो कमज़ोर वर्गों एवं वंचित समूह के एक बच्चे को प्रवेश की मांग करते समय सामना करना पड़ता है, तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसे बरकरार रखा है। याचिकाकर्ताओं के तर्क संशोधन संवैधानिक योजना के विपरीत है, जहां उपलब्ध सीटों या पदों का कोई भी खंड केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षित नहीं किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया था कि यह संविधान संशोधन वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण केवल आर्थिक कसौटी के संदर्भ में नहीं किया जा सकता है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला या विवाद या केस कहा जाए तो किससे संबंधित है? तो EWS से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए लागू किए गए आरक्षण के प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई 50% सीमा का उल्लंघन करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण 10% EWS कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था। EWS के तहत 10% आरक्षण कोटा दिया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 103वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2019 में। और इसमें कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 15 और 16 में ऐड किया गया था। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित किया गया था। 15(6) जोड़ा गया था और 16(6). यह आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों EWS हेतु शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण के लिए है। यह अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SE BC के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु अधिनियमित किया गया था। यह केंद्र और राज्यों दोनों को समाज के EWS को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसकी इम्पोर्टेंस, महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहला है असमानता को संबोधित करता है। यह असमानता को संबोधित करता है। 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दों को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। आर्थिक पिछड़ों को मान्यता। पिछड़े वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। जाति आधारित भेदभाव में कमी। जाति आधारित भेदभाव में कमी। इसके अलावा यह धीरे धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को हटा देगा, क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और अक्सर उच्च जाति उन लोगों को देखती है जो आरक्षण के माध्यम से आते हैं। चिंताएं, क्या क्या चिंताएं हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला चिंताएं हैं डेटा की अनुपलब्धता। EWS कोटे में उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में भाग लेने से बाहर रखा गया है। इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध हैं, क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिए कोई डेटा तैयार नहीं किया है। मनमाना मानदंड। इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और यह किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार से सवाल किया कि क्या राज्यों ने EWS आरक्षण देने के लिए मौद्रिक सीमा तय करते समय हर राज्य के लिए प्रति व्यक्ति GDP की जांच की है। आंकड़े बताते हैं कि
भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय व्यापक रूप से भिन्न है। जैसे गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 4 लाख है। तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 4 लाख है। तो वहीं बिहार की प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति कितनी है? 40,000 रुपये है। तो यदि बात की जाए ओवरऑल पूरे इंडिया की, तो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे अधिक है? तो गोवा की है, कितनी है? 4 लाख है। वहीं बिहार की सबसे कम है, कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है 40,000 रुपये है। तो ये रहे EWS के लिए आरक्षण के कुछ प्रावधान, जो कि हाल ही में न्यूज़ का विषय रहा है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।